टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जैसा कहती है कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, या ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि पार्टिकल का नेचर क्या है। मीनिंग पार्टिकल ग्लूकोज के हैं, सुक्रोज के हैं, यूरिया के हैं, इस बात से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सोल्यूट के। तो अगर मैं ऐसे ये बात समझाऊं लगातार बोलकर, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी टॉपिक में ये मैटर क्लियर कर पाएंगे कि एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। इसलिए आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैं क्या बताता हूं, और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक काम करते हैं कि मैं पहले आपको बताता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। जैसे रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अभी मैंने बोला रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन वर्ड भी अभी सडनली बच्चे को याद नहीं रहेंगे, तो हम धीरे धीरे इन चीजों को पकड़ेंगे। तो वैसे मेनली 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में: रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हम अभी चारों प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? मैं सिर्फ आपको इनमें से सिर्फ आज एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल्स आप अभी खुद ट्राई कीजिए, आप उस पर विश्वास रखिए कि मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सिंपल और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, ताकि सबसे पहले आप एनसीईआरटी लेवल को अपने डिटेक्ट करके ध्यान से समझ सकें। तो देखिए मैंने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो चाहे तो आप इसे पहले ही माइंड में डाल लीजिए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, उनके नेचर पे नहीं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पे नहीं। ऐसे आप अभी माइंड में डाल लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समझ गए हैं, लेकिन ऐसे माइंड में डालिए कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड करती है यार, वो तो बात अलग है। पहले मेरे समझ तो आए कि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हेडिंग, ये देखिए रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हेडिंग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले मेरे ये समझ तो आए कि ये होती क्या चीज है। अब मैं ये समझ जाऊंगा कि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर की जो ये वैल्यू है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? तो ये यहां आ जाइए, ये मैंने एक लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, देखिए कि यहां देखिए क्या लिखा है कि सॉलिड इन लिक्विड, यानी अब मैं पहले की तरह दोनों सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट लिक्विड नहीं लूंगा। टॉपिक तभी काम करेगा और ये टॉपिक तभी आपको समझ में आएगा जब एक कंपोनेंट सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट हो और लिक्विड और सोल्यूट हो सॉलिड। तो यहां आ जाइए, सबसे पहले इस फिगर पर ध्यान दीजिए। यहां बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये टाइम बचाने के लिए लिखी हुई है मैंने, ताकि आपको बार बार वेट ना करना पड़े मेरे लिखने का। तो आप यहां आइए डायरेक्ट इस फिगर पर। ये क्या है? ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। एरो दिखा रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल रैंडम मोशन में है। अगर पार्टिकल मोशन में है तो वो कोलाइड करते होंगे, और अगर ये कोलाइड करते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि पार्टिकल उठकर ऊपर आते होंगे। फिर पार्टिकल ऊपर वाले भी आपस में कोलाइड करते हैं, तो ये भी चांसेस है कि पार्टिकल वापस नीचे आते हैं। यानी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यहां क्या अटेन हो चुका है? इक्विलिब्रियम। क्या ये आपने मेरे मुंह से पहली बार सुना है? मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि एक सॉल्यूशन यानी एक लिक्विड अगर क्लोज कंटेनर में लिया जाए, कंटेनर क्लोज है, तो लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, और जो प्रेशर ऊपर आता है वो प्रेशर कांस्टेंट आता है। इसका मतलब कि यही लिक्विड इसी टेंपरेचर पर, यही लिक्विड, पता नहीं कौन सा लिक्विड है, यही लिक्विड इसी टेंपरेचर पर अर्थ पर कहीं भी लिया गया हो, इस देश में, किसी दूसरी कंट्री में, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सैन फ्रांसिस्को में, आयरलैंड में, आइसलैंड में, कहीं पर भी ये लिक्विड लिया जाएगा
तो वेपर प्रेशर जो मेरा आ रहा है बोर्ड पर वही वेपर प्रेशर सबका आएगा। तो मैंने एक वैल्यू मान लिया 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यही वैल्यू सबकी आएगी, यानी इस लिक्विड के लिए ये फिक्स है वैल्यू इस टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर पर नहीं तो मैंने बताया ना पहले कई लेक्चर्स में कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वैल्यू कैसे चेंज होगी। सारे पार्टिकल अंदर किसके हैं, क्या लिखा है यहां, प्योर लिक्विड। सारे पार्टिकल अंदर किसके हैं, लिक्विड के ही हैं, एक ही टाइप का लिक्विड है ना प्योर। तो एक ही टाइप का लिक्विड है, अगर जैसे मान लो अगर ये वाटर होता है तो सारे मॉलिक्यूल है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेपर की फॉर्म में आ गए मॉलिक्यूल, ये भी H2O है, ये भी H2O। हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये वाटर है, मैं बोल रहा हूं ये एक लिक्विड है। तो ये प्रेशर की वैल्यू अब अपने माइंड में 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डाल लीजिए, और ये डाल लीजिए कि फ्रैक्शन 1 है, फ्रैक्शन जरूर डाल लेना क्योंकि सारे पार्टिकल यहां पर लिक्विड के हैं, तो ये फ्रैक्शन 1 हो गया। इन दो बातों को सबसे पहले माइंड में डालना है, 1 और 2, यानी मोल फ्रैक्शन 1 एंड ये है, ये क्या है, वेपर प्रेशर इस लिक्विड का। सिंबल क्या है इसका, P1 नॉट। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, P1 नॉट। यहां क्या किया है मैं ये मान लेता हूं कि यहां जो मैंने मॉलिक्यूल्स लिए हैं इस लिक्विड के वो 60 मोल है। सपोज ये मॉलिक्यूल 60 मोल है प्योर लिक्विड, और अब मैंने ये 60 के 60 मोल यहां रखे हैं, मतलब ये वही मेरा प्योर लिक्विड है। ये भी ब्लू पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये सभी पार्टिकल सेम है। हालांकि ब्लैक वाले पार्टिकल इन्हें मैं मिटा देता हूं, ये मैंने ऐड किए हैं, अभी मैं इन्हें आपके सामने ही हटा देता हूं, ये हम दोबारा लगाएंगे। अब तो दोनों प्योर हुए ना लिक्विड, ये पी भी मैं हटा देता हूं यहां से। तो अब आप इसे देखिए, ये दोनों लिक्विड इस समय वही है, सेम, और इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा होगा, वही 800, अगर मैंने इसे क्या लिया है, प्योर। हालांकि यहां 600 लिखा है, लेकिन नहीं मैंने तो वो पार्टिकल मिटा दिए ना। अब एक चीज सोचिए, लिक्विड के पार्टिकल बाहर जाते हैं, अगर मैं लिक्विड को खुला छोड़ दूं किसी कंटेनर में, गिलास में खुले में छोड़ दूं, तो पानी उसमें बढ़ जाने वाला नहीं है, बल्कि पानी के पार्टिकल गायब हो जाएंगे। कहां चले गए मुझे पता नहीं, 1 साल या 2 साल भी नहीं लगेंगे इसमें, 1 दिन 2 दिन या हो सकता है कुछ घंटे ही लगे, और अगर ज्यादा हीट है तो कुछ मिनट ही लगे। तो इसका मतलब मेरे माइंड में एक बात आ गई है कि वाटर के मॉलिक्यूल हो चाहे कोई लिक्विड हो, लिक्विड के पार्टिकल मोशन में होते हैं रैंडम, और वो पार्टिकल वेपर में बदलकर भाग जाने की कोशिश करते हैं, यानी रुके रहना नहीं चाहते हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं, एयर में जाकर दूर दूर तक घूमना चाहते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल कब ज्यादा खुश रहते होंगे, जब उनके लिए वेपर में बदलना आसान हो, जब वो आसानी से वेपर में बदल सकें और चारों तरफ फैल सके इन्वायरमेंट में। तो ये लिक्विड के पार्टिकल चारों तरफ फैलने के लिए तैयार है, बस आप इन्हें स्पेस दीजिए। वो तो मैंने कंटेनर क्लोज कर रखा है, इसलिए वेपर और लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। कुछ ऐसे पार्टिकल मैं इसमें डालता हूं अभी जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है, जैसे ग्लूकोज। अगर मैं इसमें ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, देखिए अगर मैं पानी में सॉलिड घोलता हूं ना, और मैं फिर पानी को गर्म करता हूं, तो मैंने अक्सर देखा है कि पानी तो उड़ जाता है, सॉलिड रह जाता है, यानी सॉलिड वेपर में नहीं बदला, वाटर बदला। सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल वेपर में नहीं बदलते हैं, लिक्विड के पार्टिकल वेपर में बदलते हैं। मैंने इसमें सॉलिड घोल तो दिया है, और वो सॉलिड के पार्टिकल हो सकता है नजर भी ना आ रहे हो, मगर फिर भी वो साइज में बड़े होते हैं, और ये पार्टिकल वेपर में नहीं बदलने वाले हैं। ये सरफेस पर भी होंगे तो भी ये वेपर में नहीं बदलेंगे, यानी ये पार्टिकल एक तरीके से यहां बिना वजह बस घुसे हुए हैं, और इनका नेचर लिक्विड पार्टिकल से अलग है। ये नॉन वोलेटाइल यानी वेपर में ना बदलने वाले सॉलिड सोल्यूट। अब बताइए, अब अगर ये पार्टिकल्स मैं देखूं, ये लिक्विड पार्टिकल अगर मैं देखूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन पार्टिकल्स के लिए वेपर में बदलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके सर पर ऐसे मोटे मोटे ये पार्टिकल बैठे हुए हैं वजन की तरह। पहले ये आसानी से एस्केप आउट होकर निकल जाते थे। मान लीजिए ये वाला पार्टिकल इतना किस्मत वाला रहा कि ये भागकर इससे टकराया, और लेकिन टकराने से मतलब ऊपर जाने के लिए इसने मूव किया, बल्कि ऊपर जाने की जगह ये इसी से टकरा के ब्लैक वाले से वापस नीचे आ गया। ये अब नाराज हो गया ऐसे।
तो मतलब कि ऐसे पार्टिकल ऐड होने से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने से वेपर में बदलने की टेंडेंसी लिक्विड की कम हो जाएगी। सही सुना आपने। इमेजिन कीजिए कि मैं ऐसे पार्टिकल से कंटेनर भर दूं, ब्लैक वालों से जो वेपर में नहीं बदलते, पूरा कंटेनर भर दूं, यानी ये पार्टिकल बहुत ही कम रह जाए। क्या तब भी आप कहेंगे कि यही प्रेशर जनरेट होगा? ये प्रेशर प्योर फॉर्म में जनरेट होगा। तो अगर ये प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है तो मैंने ये क्यों कहा था पहले कि यही प्रेशर आता है? वो मैंने इसलिए कहा था कि जब लिक्विड प्योर लिया जाएगा, मगर अब ये प्योर नहीं है, ये तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज होता रहता है। ये मैंने क्या लिख दिया, 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसका प्रेशर है इसके वेपर्स का। हाँ, ब्लैक पार्टिकल तो वेपर में बदले ही नहीं है, ये वाले बदले हैं और अब प्रेशर कम आ रहा है। प्रेशर कम क्यों आ रहा है? बहुत ही आसान से जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, तो इन पार्टिकल्स के लिए वेपर में बदलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बीच में अड़ते हैं जब ये ऊपर जाते हैं, तो इसलिए प्रेशर थोड़ा कम आ रहा है, 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो 800 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर प्रेशर हो गया। तो मेरे टॉपिक की ये लाइन समझ में आ गई। रिलेटिव वर्ड को हटाइए, लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर घट गया। किसका? लिक्विड का, जब उसमें क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। तो ये टॉपिक को मैं एक तरीके से कहूं कि हेडिंग का मीनिंग है एक तरीके से कि जब हम किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है। तो ये हो गया लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फ्रैक्शन समझते हैं एक बार, है। सारे पार्टिकल लिक्विड के थे तो फ्रैक्शन 1 है। अब मैंने यहां क्या किया है, कुछ पार्ट यही ये सारे ही मैंने यहां डाल दिए, तो मैं कहता हूं कि 60 मोल तो है, अभी भी 60 मोल है 1, यानी कि 1 मतलब सॉल्वेंट, कहीं लिखा है मैंने, ये देखो 1 मतलब सॉल्वेंट, यानी 60 मोल है 1 यानी सॉल्वेंट के, 20 मोल, हालांकि ये बहुत ज्यादा डाल दिया मैंने टॉपिक के हिसाब से, मगर हम एक जनरल केस ले रहे हैं, हम इसमें कमी नहीं निकालेंगे, हम एक जनरल केस ले रहे हैं ताकि वैल्यू समझ में आए, बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं। हालांकि टॉपिक जब काम करता है अच्छे से जब ये सोल्यूट थोड़ा कम हो, काफी कम हो, ये कम है लेकिन बहुत कम नहीं है, तो अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी तो हम सोचेंगे कि हर केस में ऐसा होता है। 60 मोल 20 मोल। अब फ्रैक्शन क्या है 1 का? टोटल पार्टिकल मैंने ऊपर लिखे जो कि है 80, टोटल पार्टिकल है 80, 80 में से जैसे मैं लिख के दिखाता हूं 1 का फ्रैक्शन, टोटल पार्टिकल है 80 और 80 में से एक है 60, डिवाइड किया तो 3/4 आ गया, 3/4। यहां ये फ्रैक्शन मैंने कैसे निकाला है, टोटल पार्टिकल है 80, 2 का मतलब ब्लैक वाले पार्टिकल्स का फ्रैक्शन, ब्लैक वाले, और 1 का मतलब ये व्हाइट वाले जिनमें गैप है। तो 80 में से कितने पार्टिकल है सोल्यूट के? 20, तो फ्रैक्शन आ गया 1/4। तो ये फ्रैक्शन मैंने ऐसे निकाला है 1/4, 3/4। अब एक काम करते हैं, देखिए इन सिंबल्स को समझते हैं, हेडिंग का मीनिंग समझेंगे फिर इन सिंबल्स को। अब ये देखिए, इट इज एक्चुअली ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां मैंने लिखा है कि इट इज एक्चुअली ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर एक्चुअली में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां ये है P1 नॉट, तो ये है P1 नॉट। P1 नॉट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर फॉर्म। तो मतलब ये है P1 नॉट 800। तो नॉट का मतलब प्योर लिक्विड का ऊपर वेपर प्रेशर। तो फिर क्लियर करूं एक बार, P1 नॉट एक सिंबल है जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यहां प्रेशर के लिए। नॉट का मतलब कि ये वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, प्योर है ना लिक्विड। पढ़िए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर फॉर्म, जिसे कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। वैल्यू कितनी है यहां के हिसाब से लेट की है, माना है वैल्यू, सारी वैल्यू मानी हुई है, ये थोड़ा निकाल कर दिखाया है। ऐसा नहीं है कि तुम सोचने लग जाओ 600 कैसे आ गया, 800 कैसे आया, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मैं वैल्यूज लूंगा तभी तो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ना कि वैल्यूज क्या
मीनिंग बता रही है। मैं चाहता हूं कि कोई भी बात माइंड में नहीं रह जाए। देखिए मैं समझाता हूं तो मुझे मालूम है कि क्या चीज समझानी है। सामने देखने वाला बंदा शायद एक चीज को समझना चाहता है और मैं चार और चीजें जानता हूं जो उसे समझनी चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। तो आप समझिए मेरी बात को। तो P1 है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन और ये प्योर। यहां वेपर का, यहां लिक्विड के वेपर का प्रेशर P1 है, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां साफ लिख देता हूं मैं, ये P1 प्रेशर है। कंफ्यूज तो नहीं होना है। और ये P1 नॉट, इसे साफ कर लेते हैं स्पेस को, P1 नॉट। तो P1 नॉट है 800 और P1 है 600। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ये लाइन देखिए, लाइनें बनाई है किसी मीनिंग से। 600 डेल्टा P, डेल्टा मतलब चेंज इन प्रेशर। चेंज कितने का हुआ है? अरे ऐसे ही बता दो, 200 का हुआ है, 800 से 600 हो गया है। तो प्रेशर में चेंज कितने का हुआ है? 200 का। चेंज का मतलब डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हुआ है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे मैंने यहां लिखा है 800, तो ये वाली वैल्यू है 600 यहां के हिसाब से, अभी बोर्ड के हिसाब से मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं। तो ये हो गया 200। प्रेशर कितना घटा है? ब्लैक वाले पार्टिकल्स का प्रेशर नहीं है, ब्लैक वाले कुछ प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। लिक्विड का ले रहा हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। लिक्विड वाले पार्टिकल्स का चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P। तो चेंज कैसे निकलेगा? 800 से 600 को माइनस कर दो, यानी P1 नॉट, ये P1 नॉट और P1 800 600। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ये चेंज निकल जाएगा। डेल्टा P को मैंने नीचे डेल्टा P ही लिखा है, P1 नॉट को मैंने P1 नॉट लिखा है, यहां चेंज किया है। तो ये समझने वाली जगह आ गई हमारी कि P1 से मैंने ये कैसे लिखा है, P1 नॉट मल्टीप्लाई X1। देखिए अभी पिछले ही लेक्चर्स में हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। यहां भी रॉल्स लॉ लगाया जा रहा है। किसके लिए? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। मुझे समझाने दीजिए। देखिए एक मिनट, ये P1 नॉट है। जब सारे पार्टिकल लिक्विड के थे तो प्रेशर P1 नॉट था। क्या यहां सारे पार्टिकल लिक्विड के हैं? नहीं। चलो मान लेते हैं हाफ है, मान लेते हैं, वैसे हाफ नहीं है, 3/4 है। चलो मान लेते हैं हाफ पार्टिकल है। तो जब सारे पार्टिकल लिक्विड के थे तो प्रेशर P1 नॉट। अब नीचे सारे पार्टिकल नहीं है, आधे पार्टिकल है लिक्विड के, तो 800 का आधा कर दो। दोबारा बोलता हूं, देखिए जब सारे पार्टिकल लिक्विड के हैं, नीचे नीचे सारे पार्टिकल लिक्विड के हैं, तो ऊपर प्रेशर 800 है, यानी P1 नॉट। और अब नीचे पार्टिकल आधे हैं, तो प्रेशर भी ऊपर ए का हाफ आएगा। तो यानी हाफ करने के लिए मैं P1 नॉट की हाफ से, यानी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 800 की हाफ से। मगर क्या मैंने यहां हाफ लिया है? नहीं, ये तो फ्रैक्शन 3/4 है। तो फिर 800 की 3/4, यानी P1 नॉट की X1 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या निकल जाएगा? P1। दोबारा बोल रहा हूं, P1 नॉट की X1 से मल्टीप्लाई कर दो, P1 नॉट मल्टीप्लाई X1, क्या निकल जाएगा? P1। फिर नीचे देखिए क्या चेंज हुआ है। मैंने फिर से लिखा है डेल्टा P सेम है, ये मैंने कॉमन ले लिया है इन दोनों में से। P1 नॉट, ये 1 बचा और ये X1, 1 माइनस X1। अब यहां देखिए टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। जैसे अगर सॉल्वेंट का 3/4 है तो सोल्यूट का 1/4 होगा और टोटल 1 आएगा। तो अगर मैं X1 इधर ले जाऊं तो होगा 1 माइनस X1, तो किसके बराबर आ जाएगा वो? X2। तो मैं 1 माइनस X1 की जगह अब नीचे क्या लिखने वाला हूं? X2। मैंने 1 माइनस X1 की जगह लिख दिया X2। तो यानी कि डेल्टा P अगर आपको निकालना है तो P1 नॉट की किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? X2 से। क्या रियलिटी में है ऐसा? हाँ। चलिए सोचिए डेल्टा P क्या है? 200 यहां के हिसाब से। डेल्टा P क्या है? 200 और ये क्या है? 800, ये रहा ना। और X2 क्या है? 1/4। तो 800 का 1/4 करूंगा तो 200 नहीं आ जाएगा। दोबारा बोलो, डेल्टा P क्या है? 200, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर 200। P1 नॉट क्या है? 800,
और x2 क्या है 1/4, तो अगर मैं 800 की 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आ जाएगा। तो ये चेंज निकल कर आएगा इस फॉर्मूले से। दोनों फॉर्मूले देखो सिमिलर दिख रहे हैं। इस फॉर्मूले से वेपर प्रेशर निकल कर आएगा, इस फॉर्मूले से वेपर प्रेशर निकल कर आएगा यहां वाला, लेकिन इससे चेंज निकल कर आएगा। अंतर है, यहां x2 है, यहां x1 है। तो ये है लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कैसे कितना घटा। और अभी मैं अगर P1 नॉट नीचे ले आऊं तो इसका मतलब होगा P1 नॉट था प्रेशर पहले, प्रेशर पहले, और अब है डेल्टा पी। नहीं, पहले प्रेशर था P1 नॉट, और उस P1 नॉट कितना घटा है 200, यानी पहले प्रेशर था 800 और 800 में से कितना घट गया 200, तो ऊपर है 200 नीचे 800। तो ये पूरी वैल्यू जब आप चेंज इन वेपर प्रेशर को P1 नॉट से डिवाइड कर लेंगे, सिंबल मन में बसा लीजिए बिल्कुल, तो इसे क्या कहते हैं रिलेटिव लोबरिंग। रिलेटिव शब्द क्यों आया? रिलेटिव शब्द इसमें इसलिए आया क्योंकि यहां जो चीज समझा, ये जो सिंबल है ना, अगर मैं इसमें वैल्यूज डालकर एक मैथ वाली वैल्यू निकाल लूं तो दरअसल वो वैल्यू बताए क्या बताएगी कि P1 नॉट के कंपेयर में डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना है। मतलब P1 नॉट कितना है 800 यहां के हिसाब से, और चेंज इन वेपर प्रेशर कितना है 200। तो 800 और 200 क्या है चेंज इन वेपर प्रेशर 800 P1 नॉट। तो P1 नॉट के मुकाबले 200 कितना है 1/4। तो ये कैलकुलेट करने पर 1/4 आएगी वैल्यू। तो 1/4 वैल्यू ये बताएगी कि चेंज इन वेपर प्रेशर जो है ना वो 800 का, यानी P1 नॉट का 1/4 है। तो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ये वैल्यू ये बताएगी कि जो चेंज इन वेपर प्रेशर है ना वो P1 नॉट का 1/4 है। कैसे? यहां देखिए ऐसे, चलिए डेल्टा पी निकालते हैं। 800 पहले था प्रेशर, काले वाले पार्टिकल डालने के बाद 600 रह गया, चेंज कितना हुआ 200। ये डेल्टा पी हो गया है, डेल्टा पी। यहां देखिए अब P1 नॉट डेल्टा पी की जगह ये इक्वेशन को यहां इलेबोरेट किया गया है, बड़ा करके लिखा हुआ है। ये अलग टर्म है मतलब, और ये अलग है। डेल्टा पी की जगह लिखा है P1 नॉट माइनस P1, सही लिखा है। डेल्टा पी इतना ही होता है, चेंज इन वेपर प्रेशर 200, और ये P1 नॉट क्या है 800। तो पहले था प्रेशर 200 और अब 800। तो 800 माइनस 600 डिवाइड बाय 800 1/4 आया, 1/4। तो 1/4 क्या है, क्या 1/4 किस चीज का 1/4? तो ये कह रहे हैं कि ये ही तो सॉल्व किया है ना मैंने, 1/4 आया था इसे सॉल्व करके, तो ये सॉल्व करके 1/4 आया है। तो मतलब ये है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर में जो लोबरिंग हुई है वो प्योर फॉर्म में प्रेशर के कंपेयर में कितनी है। लोबरिंग हुई है 200 की और प्योर फॉर्म में प्रेशर था 800, तो ये 1/4 हो गई रिलेटिव लोबरिंग। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई तो मेरे वर्ड्स को रिपीट करके देखना, आएगी ये बात समझ में। और मैं यहाँ ये बात बताने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आप यकीन मानिए मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि मैं एक एक चीज को, मैं तो बल्कि थोड़ा बचता हूँ कि बहुत ज्यादा टॉपिक इलेबोरेट ना हो जाए, आपके लेवल तक ही रहे, इसलिए आप इन बातों को समझिए, रिपीट करके सुनिए। तो मतलब रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि लोबरिंग जो हुई है, जो लोबरिंग हुई है यानी वेपर प्रेशर जो घटा है वो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है उसके कंपेयर में कितना है, कितना है 1/4 यहां के हिसाब से। अब ये जो वैल्यू है ना 1/4, अब आप समझिए कि रिलेटिव लोबरिंग तो मैं समझ गया, अब मुझे समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, और ये रिलेटिव लोबरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। जो ये वैल्यू है ना बेटा 1/4, ये 1/4 वैल्यू एक्चुअली में इस सोल्यूट को डालने पे आ गया। क्या ये सोल्यूट
जो मैंने डाला है, इसका नाम बताया मैंने? नहीं। तो क्या कितने मोल डाले थे मैंने इसके? 20 मोल, यानी 60 मोल में 20 मोल, यानी फ्रैक्शन था 1/4। तो आप इतना समझ लीजिए कि मैंने अगर 60 मोल पानी लिया है, ठीक है ना, 60 मोल, ये वाटर की अमाउंट फिक्स रखनी है 60। अगर मैंने 60 मोल, 60 हो या 1 ली होती, 1 मोल लिया होता पानी तो मैं 1 मोल से समझाता। अगर मैंने 60 मोल पानी लिया है और 20 मोल मैंने सोल्यूट डाला, कौन सा सोल्यूट डाला? कोई सा भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सोल्यूट ए डाला, बी डाला, सी डाला, डी डाला, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कोई सा भी सोल्यूट डाला, सुक्रोज डाला, फ्रक्टोज डाला, या कोई भी सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल हो। क्या हो? नॉन वोलेटाइल। कोई सा भी सोल्यूट अगर मैं इसमें डालता हूं, 60 में कितना? 20 मोल। यानी सोल्यूट तो अलग अलग है, सोल्यूट तो मैंने अलग अलग डाले, मगर सबके मैंने 20 ही मोल लिए। तो जाहिर सी बात है फिर फ्रैक्शन भी हर केस में 1/4 आएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो वैल्यू हमेशा ही 800 से कितनी होगी? 600। यानी 20 मोल सोल्यूट डालने पर वैल्यू 800 से 600 ही आ रही है। 20 मोल कौन सा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज जो आएगा वेपर प्रेशर में 200 का ही आएगा, क्योंकि आपने दोनों केसेज में, तीनों में, चारों में, पांचों में या 10 केसों में जो नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं, किसके? सोल्यूट के, उनकी संख्या क्या है? सेम। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल सेम लेंगे तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? सेम। यानी कि नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू, बल्कि किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स पर। नंबर ऑफ मोल सेम है तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या आएगी? सेम। कितनी आई है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? 1/4। क्या डालने पर? सुक्रोज, फ्रक्टोज डाला होता तो भी 1/4 आती। अगर 60 में कितना डाला होता? 20। 60 में ही 20 क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 60 से किया बेटा। अगर आपने 1 से की होती तो आप आधा मोल डालते, तो आप वही वैल्यू उस एक सेम वैल्यू से कंपेयर करेंगे ना। तो 60 मोल वाटर में 20 मोल कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। अब यही एक बात पर चलते हैं। आपने एक चीज देखा, ये भी 1/4 है सोल्यूट का फ्रैक्शन, और ये भी 1/4 है, यानी लोवरिंग इन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आप ये देखिए कि फॉर्मूले के हिसाब से ना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आता है? x2 आता है, यानी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो यहां अगर सोल्यूट का फ्रैक्शन 1/4 है तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी 1/4 होगी। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हाफ है तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी हाफ होगी। फिर समझाता हूं, देखो चलो मान लो ये 800 है और आधे आधे कर दूं मैं पार्टिकल, आधे आधे, तो ये 400 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आधे हो जाएंगे ना पार्टिकल इसके। जो 800 है तो मैं आधा आधा कर देता हूं फ्रैक्शन, आधा आधा, तो ये 400 आएगा। तो 800 में से 400 आ जाएगा, तो 400 प्रेशर घटेगा, उसका मतलब होगा कि 400 घट गया, 800 में से 400 हो गया, तो 800 में से 400 हो गया, 400 घट गया, तो 400 800 का कितना है? हाफ। तो हाफ आ गई रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और हाफ ही क्या है? मोल फ्रैक्शन होगा। यहां 1/4 है भाई, अभी हाफ हाफ बोला था ना, हाफ हाफ। तो दो बातें, चाहे आप लिख लीजिए इन बातों को, आप कभी भी लिख लेना, मैं बोलता हूं। पहली बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर नहीं। यानी अगर आपने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम डाले हैं सेम नंबर ऑफ सॉल्वेंट में, तो वैल्यू सेम आएगी। कौन सा सोल्यूट डाला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आता है। और एक बहुत जरूरी बात जो यहां हमने नहीं ली है, कि दो बातें याद रखना कि फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। कैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है आगे अभी टॉपिक आएंगे, मैं समझाऊंगा, अभी लर्न कर लीजिए।
जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और नॉन वोलेटाइल हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल, लेट मी राइट हियर नॉन, यहां जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप डायरेक्ट याद कीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तीसरी कंडीशन सोल्यूट कम अमाउंट में हो, सॉल्वेंट के कंपेयर में सोल्यूट बहुत कम होना चाहिए। तो यहां से मैं आपको अभी जस्ट अभी एक चीज और समझाऊंगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, सुनना, न्यूमेरिकल करने हैं आपको तो ध्यान देना वरना मुश्किल होगी पक्का गारंटी। तो अभी मैं आपको वो बात समझाता हूं। तो अब मैं कॉन्सेप्ट को फिर से समराइज करने वाला हूं, देखना क्या किया हमने डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 नॉट। क्या है P1 नॉट? ये है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और P1, अब ये P1 नॉट से P1 क्यों हो गया है? क्योंकि P1 नॉट में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया था तो प्रेशर P1 हो गया। अब डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट एंड P1 नॉट मल्टीप्लाई x1। x1 किसका मोल फ्रैक्शन है? ये रॉल्ड्स लॉ से फॉर्मूला लगाया ना मैंने। x1 किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्वेंट का, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर, जैसे यहाँ 3/4 है ना लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। अब मैंने P1 नॉट कॉमन ले लिया था, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 की जगह मैंने क्या लिखा? x2। तो डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट मल्टीप्लाई x2 है। डेल्टा P क्या है? लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था, ये था वो जो वेपर बनाता है, ये उन पार्टिकल्स का ये जो वेपर बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये उन पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन है। अब P1 नॉट को नीचे ले जाते हैं, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 नॉट, ये क्या है? ये है रिलेटिव लो ब्रिंग, रिलेटिव लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर, लो ब्रिंग, रिलेटिव लो ब्रिंग, रिलेटिव लो ब्रिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था उसके कंपेयर में वेपर प्रेशर कितना घटा है, घट के कितना हो गया है ये नहीं, कितना घटा है। 800 था और घटा है 200, हो गया है 600। तो 800 से 200, ये रैंडम वैल्यूज लेता हूं ना मैं सब बात समझाने के लिए। 800 से 200, 800 का 200 घटा यानी 1/4 घटा है। तो डेल्टा P1 x2। अब देखिए यहां एक चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इन प्रॉपर्टीज के साथ अगर हम काम करना सीख जाए तो। देखिए अगर मैं x2 देखूं तो x2 इक्वल्स टू होता है N2 x2 या chi2 N2 प्लस N1। ये मोल फ्रैक्शन है ना, अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे सोल्यूट के पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो अगर सोल्यूट बहुत कम डाला है, सोल्यूट बहुत कम है, जैसे ये है वैल्यू 0.5 और या थोड़ा ढंग की वैल्यू लिखते, जैसे 2 है और ये 1000 है और ये 2 है। सोल्यूट के मोल है ना, सोल्यूट के मोल 2, सोल्यूट के मोल 2 और सॉल्वेंट के मोल 1000, बहुत कम है सोल्यूट के मोल। तो आप चाहे तो ये 2 नीचे से हटा सकते हैं, ये 2 डिवाइडेड बाय 1002 या 2 डिवाइडेड बाय 1000, ऑलमोस्ट वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसलिए N2 नीचे से यानी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जहां 2 लिखा है, सोल्यूट के मोल्स नीचे से नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं x2 की जगह लिखूंगा N2 बाय N1। मैंने यहां से N2 हटा दिया है, तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। अब यहीं पर बात को ध्यान से सुनना जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा टॉपिक में।
N2 की जगह लिखता हूं मैं मोल। कैसे निकलेंगे सोल्यूट के? सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सोल्यूट का मोलर मास। सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट का मास ऊपर आ गया डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास, यानी W1 डिवाइडेड बाय M1। तो ये चीज क्या है? ये सोल्यूट का मास है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। केयरफुली देखना है, यहां पर है नहीं, लापरवाही नहीं करनी है। मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। इनमें से वोलेटाइल कौन है? ये सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इस चीज पर जरा ध्यान देना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब छोटी सी स्टोरी सुनना मेरी, बहुत बेनिफिशियल है। मैंने कहा ना कि मैं जानता हूं कि क्या चीज समझानी है, आप शायद नहीं जानते होंगे कि समझना और क्या समझना है अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चीज आपको इसमें अभी समझनी है। देखिए, सपोज कि मैं 60 मोल वाटर लेता हूं, और या मैं क्या 10 लोग हैं और वो 60 मोल वाटर लेते हैं, इन्हीं कंडीशनों पर, बिल्कुल सेम कंडीशन है उनकी भी, यही प्रेशर है, और वो 20 मोल सोल्यूट ऐड करते हैं, मगर सबका सोल्यूट अलग है, नेचर सोल्यूट का अलग है, मगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, फ्रैक्शन सेम आएगा सबका। तो इसका मतलब, क्योंकि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू, ये वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करेगी? नंबर ऑफ मोल्स, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। तो अलग अलग सोल्यूट डाला है तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, सबकी वैल्यू फिर भी क्या आएगी? सेम। किसकी वैल्यू सेम आएगी? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू सबकी सेम आएगी। सबने कितना मास डाला था सोल्यूट का? सबने लिख लिया। सॉल्वेंट का मोलर मास लिख लिया सबने, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी सबने लिख लिया। अब ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट किसी को यही नहीं पता है, मान लो कि कौन आदमी कौन सा सोल्यूट डाल रहा है, बस सबको ये पता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं पता है कि कौन सा सोल्यूट डाल रहा है। तो क्या करना चाहिए इस केस में? तो अगर मैं बाकी की सभी वैल्यूज डालकर M2 निकाल लूं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180 ग्राम आए, तो ये किसका मोलर मास होता है? ग्लूकोज का। अगर 342 आए तो सुक्रोज का। तो मतलब अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया जाए तो इस बात के पूरे पूरे चांसेज हैं, या 99% चांसेज हैं कि मैं फिर मोलर मास से ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि किसने कौन सा सोल्यूट डाला है। तो इसलिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए किया जाता है। आज मैं सिर्फ रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ही समझाऊंगा, क्लास ऐसे स्मूथली ही चलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप अपने दिमाग में कि अगर आप ठीक से स्लोली इसे फॉलो करेंगे चैप्टर को, सॉल्यूशन को, तो लाइफ टाइम आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स की आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छी वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि समझ में आए सबके। हालांकि हर किसी को समझाना तो जरूरी नहीं है कि मेरे बस में हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आए। इक्वेशन को रिपीट कर दीजिए, ये जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था टॉपिक को समझाने के लिए मैंने किया है, इसमें कोई मैंने लापरवाही नहीं की है। थैंक यू वेरी मच।